नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं नो योर कमोडिटी। नो योर कमोडिटी में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 बजे आने वाले आईएमडी का जो अगला मॉनसून अनुमान है वो बाजारों पर क्या असर डालेगा, आपकी कमोडिटी पर क्या असर डालेगा, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज चूंकि लगभग 3 घंटे का कारोबार बीत चुका है, उस 3 घंटे के कारोबार के अंदर आगे के जो घंटे हैं, रात तक जो कारोबार चलेगा, वहां पर क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, कहां पर मुनाफे की वो चाबी छिपी हुई है और कौन सी कमोडिटी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा यहां पर दे सकती है। ट्रेडिंग कॉल्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे बाजार के दिग्गजों से, और साथ ही साथ यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस समय पर बाजारों के अंदर, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वहां पर बाजारों की दिशा और दशा क्या कहती है। एक नजर डाल लेते हैं इस समय पर एनसीडीएक्स पर कैसा कारोबार हो रहा है। एनसीडीएक्स पर आज कैस्टर सीड, जो कि पिछले बीते सप्ताह के अंदर काफी अच्छी खासी हमने बढ़त देखी थी, कैस्टर सीड के अंदर 6000 रुपए के ऊपर चली गई थी, 6000 रुपए के नीचे इस समय पर कारोबार करता हुआ अप्रैल का वायदा। और हालांकि अप्रैल वायदा कल एक्सपायर भी हो रहा है, और अगर मई के वायदा की बात की जाए तो मई का जो वायदा है वो अभी भी 6000 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। उसमें तकरीबन 1.5% के आसपास की हम गिरावट देख रहे हैं। आज मुनाफा वसूली वहां पर हावी होते हुए दिखाई दी है। बीते सप्ताह एक अच्छी खासी हमने यहां पर रैली आते हुए देखी थी। चने के अंदर यहां पर एक छोटी सी मूवमेंट जरूर दिखाई दी है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आया है। हालांकि राजस्थान के जो आंकड़े आए हैं प्रोडक्शन के, वो नकारात्मक हैं, फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करते हैं। चने का प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का यहां पर हम इजाफा देख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जो आंकड़े निकल करके आए हैं, उन्होंने बाजार को यहां पर सपोर्ट देने का काम किया है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है बीते साल के मुकाबले। और इसके अलावा अगर हम बात करें धनिया की, तो धनिया का इस समय पर बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरे निशान में इस समय पर धनिया का कारोबार, कॉटन सीड ऑयल के जबरदस्त मूवमेंट यहां पर देखने को मिली। बीते 2 महीने के कारोबार की अगर हम बात करें तो बीते 2 महीने के कारोबार में करीब हाजिर बाजार 800 रुपए का उछाल ले चुका है। वहीं अगर वायदा बाजार की बात करें तो वायदा बाजार 2000 रुपए से 2400 रुपए के ऊपर यहां पर पहुंच गया। 400 साढ़े 400 रुपए की एक बड़ी छलांग यहां पर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर देखने को मिली। हाजिर बाजारों के अंदर में 800 रुपए की एक छलांग देखी गई, बड़ी छलांग देखने को मिली। कारोबारी स्तब्ध हैं कि एकदम अचानक कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर ये क्यों तेजी देखने को मिली। कपास की कीमतों के अंदर हमने बढ़त आते हुए देखी, और मॉनसून का यहां पर जो इस समय पर आंकलन है लगातार बदल रहा है, और मॉनसून के जो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, अल नीनो का जो फैक्टर है वो जहां पर जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने बाजारों की दिशा को थोड़ा सा बदला है। ग्वार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की एक मुनाफा वसूली है। कारोबारी 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे आईएमडी क्या बोलेगा, और उसके बाद ग्वार के अंदर भी हम एक तेज हलचल देख सकते हैं। और बाजार इस समय पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और वो हम जानेंगे। साथ ही साथ इस समय पर जीरे की बात करें तो जीरे में पॉजिटिव ट्रेंड लगातार बना हुआ है। बीते सप्ताह भी एक अच्छी खासी हमने यहां पर छलांग देखी जीरे के कारोबार में, करीब 1000 रुपए की बढ़त जीरे में ऑलरेडी आ चुकी है। आज करीब 60 रुपए की मजबूती के साथ जीरे को हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। 16450 रुपए के ऊपर इस समय पर बाजार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें सरसों की, तो सरसों में भी मामूली एक रिकवरी जरूर दिखाई दी है। हालांकि सरसों थोड़ा सा दबाव के अंदर है। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो डाटा राजस्थान के अंदर रिलीज किया है सरसों का, उसमें सरसों का जो प्रोडक्शन है उसमें हम इजाफा आते हुए देख रहे हैं। दूसरे जो एडिबल ऑयल पैक हैं, तिलहन फसलें हैं, उनमें भी हम इजाफा देख रहे हैं। इस वजह से थोड़ा एक प्रेशर यहां पर जरूर दिखाई देता है, लेकिन उस प्रेशर के अंदर आज सरसों मामूली रिकवरी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। रिफाइंड सोया की बात करें तो रिफाइंड सोया आज मामूली एक दबाव के साथ 1 रुपए की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। 738 रुपए पर अप्रैल का वायदा है। मई वायदा की अगर हम बात करें 720 रुपए के ऊपर अपने आप को मेंटेन किए हुए है। 2 रुपए की हालांकि यहां पर भी हम गिरावट देख रहे हैं।
जानकारों का ऐसा मानना है कि जो खाद्य तेलों के अंदर हम दबाव देख रहे हैं उसकी ये एक वजह है, लेकिन कुछ जानकार ऐसा मानते हैं कि ये तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। 700 रुपये, 715 रुपये के आसपास, 750 रुपये तक जो भाव दिख रहे हैं रिफाइंड सोया में, तो ये एक खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल इस समय पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो मॉनसून को देख रहा है कि अब जो मॉनसून आएगा वो मॉनसून कैसा होगा, उस मॉनसून के अंदर में क्या लगता है कौन सी फसल निखर करके सामने आएगी और किस फसल को नुकसान हो सकता है, ये जानने की कोशिश है। इस समय पर राजस्थान से हमारे साथ में श्रीपाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीपाल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। श्रीपाल जी, मेरा पहला सवाल, 3 बजे मॉनसून के कुछ आंकड़े निकल करके आएंगे, आईएमडी एक पिक्चर और तस्वीर को और जारी करेगा कि मॉनसून समय पर आ रहा है, मॉनसून कितने फीसद रह सकता है, एक तस्वीर पहले जारी कर चुका है। उसके मुताबिक मॉनसून में करीब करीब हमने डेफिशिएंसी देखी है। जब पहले मॉनसून विभाग ने डाटा जारी किया था उसके मुताबिक था कि 96% से लेकर के 104% की जो बारिश है वो दर्ज की जा सकती है, यानी कि सामान्य मॉनसून रहेगा और अच्छी खासी फसलों को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद जब आईएमडी ने ये देखा कि अल नीनो का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मौसम विभाग है, चाहे वो अमेरिका का मौसम विभाग है या फिर ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग की अगर हम बात करें, तो उसने जो डाटा रिलीज किया उसने अल नीनो का एक इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पर दिखलाया और उस इम्पैक्ट ने ये दिखला दिया कि अब जो बारिश का अनुमान था, जो आईएमडी का जो लास्ट डाटा निकल करके आया उसमें 93% से 95% की बारिश अनुमानित थी, यानी कि सामान्य से कम बारिश होगी। अब सामान्य से कितनी कम बारिश होगी वो यहाँ पर उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि 93% से 95% की बारिश हो सकती है। आज फिर से 3 बजे आईएमडी अपना एक डाटा रिलीज करेगा, उसमें हो सकता है कि आईएमडी यहाँ पर, चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमें क्यूज मिल रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और अल नीनो का अगर इम्पैक्ट बढ़ेगा तो निश्चित तौर के ऊपर जो भारत का जो मॉनसून है वो भी प्रभावित होगा। और लेकिन जो प्रभाव उसका पड़ेगा वो कब पड़ेगा ये बड़ा मैटर करता है। क्या वो सितंबर के अंदर प्रभावित होगा, अगस्त महीने में प्रभावित होगा या जुलाई महीने में प्रभावित होगा, क्योंकि फसलों की जो बुआई होगी, ठीक है, उस समय पर अगर प्रभाव पड़ रहा है उसका, कम बारिशें मिल रही हैं तो अलग फैक्टर नजर आएगा। और अगर बुआई होने के कुछ समय के बाद अगर हम मॉनसून का फैक्टर देखते हैं, नकारात्मकता देखते हैं उसके अंदर, तो फिर इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव और नकारात्मक दिखाई देंगे, सूखे जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। क्या कहना है आपका, जब 3 बजे आईएमडी का डाटा रिलीज होगा तो ग्वार के ऊपर क्या इंपैक्ट होना चाहिए? अभी जैसे बात करते हैं कि दूसरी वेदर एजेंसीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहीं ना कहीं मानसून में कमी की बात सामने आ रही है निकल करके, और आईएमडी से सभी ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आईएमडी मौसम को अच्छा बोलने की कोशिश करेगा या अच्छा मौसम बताएगा। लेकिन वो जैसे मई से जून जुलाई तक अगस्त तक कैसा मौसम रहता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि ग्वार की बिजाई जो है वो जुलाई महीने में शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे मतलब जुलाई लास्ट तक 1 महीने तक बिजाई चलेगी। अब शुरुआती दौर में जुलाई का मौसम सबसे पहले बेहतर रहना बहुत जरूरी है जी। लेकिन जो अड़चन आ रही है, जो मानसून को लेकर दिक्कत आ रही है, जो दूसरी वेदर एजेंसी जो बता रही है उनके मुताबिक जुलाई में मानसून कमजोर रहने की संभावना ज्यादा है। हालांकि आगे अगस्त में मौसम कुछ ठीक रहने की संभावनाएं बताई जा रही है। अल नीनो का प्रभाव जो है वो अगस्त सितंबर में कम होता जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जुलाई में अच्छी बरसात होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर के आईएमडी पर सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि आईएमडी क्या बताती है जी। अब देखना तो निश्चित तौर के ऊपर यह है कि आईएमडी क्या बताती है। लेकिन आज ग्वार में एक करेक्शन दिखाई दी है, उस करेक्शन पर आपका क्या कहना है? ये करेक्शन क्या कंटिन्यूएशन में रहेगी या यहाँ से एक फिर से हम खरीदारी आते हुए देखेंगे ग्वार की कीमतों में, क्योंकि ग्वार आज दबाव में, अभी दबाव में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 4500 के आसपास ग्वार काफी दिनों से यही रेंज मेंटेन किए हुए हैं और उसी दायरे में ग्वार चल रहा है। अभी 10-20 रुपए 4500 से नीचे आता है, कभी 4500 से 10-20 रुपए ऊपर जाता है, इसी दायरे में बाजार चल रहा है। तो अभी इसको करेक्शन नहीं कहा जा सकता या बाजार दबाव में नहीं कहा जा सकता जी।
तो आपके मुताबिक क्या यहाँ से अभी तेजी बनेगी ग्वार में? बिल्कुल संभावना ऐसी है, क्योंकि अभी ग्वार में मंदी का कोई भी कारण सामने नजर नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से। जैसे कच्चे तेल की बात करते हैं तो वो भी काफी मजबूत खड़ा है। डिमांड की बात करते हैं तो 3,700 के करीब 3,700 टन के करीब अपने मार्च का एक्सपोर्ट डाटा सुनने में आ रहा है। तो वो भी डिमांड फैक्टर भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी स्टॉक की बात करें तो वो भी लगातार कम होता जा रहा है। मानसून की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। तो कोई भी कारण इसमें मंदी का दिखाई नहीं दे रहा। श्रीपाल जी, मेरे पास ना कुछ डाटा है, वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साल 2014-15 ग्वार के बड़े अच्छे खासे ठीक ठाक से दाम थे। उस समय जो ग्वार गम का जो निर्यात हुआ था वो हुआ था 6,65,177 टन का। ग्वारगम 6,65,177 टन ग्वारगम का निर्यात हुआ था साल 2014-15 में। साल 2015-16 की अगर मैं बात करता हूं तो जो निर्यात था ग्वारगम का वो 50% से भी नीचे रह गया था, यानी आधा तकरीबन निर्यात गायब हो गया और ये निर्यात लुढ़क करके आ गया था 3,25,250 मीट्रिक टन पे। 2016-17 में फिर थोड़ा सा संभला और ये 4 लाख को पार कर गया। 4,19,948 टन का फिर निर्यात हुआ। 2017-18 की मैं बात करूं, 2017-18 में फिर इसने जंप लिया 4,94,101 मीट्रिक टन का। लेकिन साल 2018-19 की मैं बात करता हूं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही जो अभी सीजन चल रहा है, इस सीजन के अंदर जो एक्सपोर्ट देखने को मिला है वो फिसलते हुए एक्सपोर्ट देखने को मिले। बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़त वाली बात निकल करके सामने नहीं आई है। 3,74,054 मीट्रिक टन का जो निर्यात है वो अप्रैल से दिसंबर मंथ यानी कि पहले 9 महीने में देखने को मिला। अगले महीनों की अगर हम बात करें, किसी में 15,000 टन, किसी में 20,000 टन, किसी में 30,000 टन, कुल मिलाकर के 50 से 60,000 मीट्रिक टन, कुल मिलाकर के 4.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का अनुमान यहां पर लग रहा है कि 4.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का निर्यात होना चाहिए ग्वारगम का, जो कि पिछले साल से कम है। अगर पिछले साल से कम एक्सपोर्ट होता है तब कीमतें आप क्या देखते हैं और इस समय पर सिनेरियो प्रोडक्शन का क्या आप देखते हैं और मंडियों में अराइवल क्या? देखिए, मंडियों में अराइवल तो अभी अपने 2-3 दिन पहले अपनी बात हुई थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि अराइवल बहुत कम हो रही है मंडियों में। टोटल अराइवल जैसे पूरे राजस्थान की या आउट ऑफ स्टेट से बात करें तो 15,000-17,000 के आसपास अराइवल चल रही है ग्वार की, जो बहुत ही कम है। हमारी मंडियों में जैसे राजस्थान की मंडियां हैं, गंगानगर जिले की मंडियां हैं, तो वहां भी 100, 200, 250 बोरी डेली मंडियों में आती है। तो अराइवल अब तो बिल्कुल कम है। और रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जो डाटा आ रहे हैं वो आपकी बात सही है कि कई महीनों में बीच में कम एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन अभी जो जैसे मार्च का डाटा आया है तो वो 37,000 टन के आसपास आया है। तो उस हिसाब से आगे भी इंक्रीज होने की इसमें संभावना लगातार अच्छे लोगों द्वारा, एक्सपोर्टरों द्वारा सुनने में मिल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो बीच में कम हुए थे, बिल्कुल वो $40-45 के आसपास चले गए थे, उस वजह से भी हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिमांड में कमी आई हो। अब कच्चे तेल के दाम भी वापस $60 के ऊपर मेंटेन हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि मंदी की कोई संभावना नहीं है। और इसमें यहाँ पे श्रीपाल जी यहाँ पर एक फैक्टर को समझना बड़ा जरूरी है, वो मैं समझना चाहता हूँ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के प्राइसेस के अंदर हमने जंप आते हुए देखा है, उसके पीछे प्रोडक्शन एक कारण नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के ऊपर और ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, उनके रिजर्व्स बहुत बढ़ गए हैं। उनके पास कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज बहुत है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी देश को, और कोई भी दूसरा देश उनसे वो कच्चा तेल खरीद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का रिजर्व रखे हुए है। अब उसके ऊपर में सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दी
जिसकी वजह से वो कच्चा तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। जब भी सैंक्शंस उसके पास से हटेंगी तो कच्चे तेल की सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। 27% का कंट्रीब्यूशन है वेनेजुएला का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कच्चे तेल की सप्लाई का। उसके बाद अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, उसने प्रोडक्शन कम कर दिया है। प्रोडक्शन अगर बढ़ता और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात आ रही होती तो हम समझ सकते हैं कि ग्वार गम की वहां पर डिमांड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वो तो प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, इस वजह से कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो इसमें ग्वार की जो डिमांड है वो कहां जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है? यूएस से पिछले 2 सप्ताह से जो रिंग काउंट के डाटा आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। 815 से 830 हुआ था पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह भी 1-2 रिंग काउंट्स बढ़े हैं। तो ये एक संभावना है कि इसमें इंक्रीज होगा और लगातार इसमें कुछ सुधार होता नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की इन्वेंटरी की बात, अगर आपकी बात सही है, मान भी लेते हैं, लेकिन रिंग काउंट्स का बढ़ना भी ग्वार के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर के ऊपर अगर अमेरिका अपने कच्चे तेल के शेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो वहां से कुछ एक डिमांड हो सकता है कि निकल करके आए, लेकिन जो यहां पर अभी सिनेरियो दिख रहा है, जो एक्सपोर्ट हमने अप्रैल से दिसंबर तक देखे हैं और जो डाटा यहां पर दिखलाई दे रहे हैं, तो 2017-18 से कम यहां पर निर्यात रह सकता है ग्वार का इस समय पर, ऐसी संभावनाएं यहां पर जरूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है मॉनसून। 3 बजे आईएमडी जो डाटा रिलीज करेगा उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हम निश्चित तौर के ऊपर ग्वार की कीमतों के ऊपर देखेंगे और इसके साथ साथ दूसरी क्रॉप्स के ऊपर भी देखेंगे। अभी ग्वार की बात की जाए तो श्रीपाल जी, ग्वार इंडस्ट्री इस समय पर क्या लगता है आपको? चूंकि प्रोसेसिंग कम कर रही है, उसको भी दिखता है कि भाई उतना ही माल मार्केट से परचेज किया जाए जितने की आगे ऑर्डर है। क्या आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जो ये बताए कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ग्वार गम की और जो ग्वार गम के प्लांट हैं उनके पास इस समय पर ऑर्डर कैसे हैं? नहीं, ऑर्डर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता जी। दूसरी बात ये भी है कि एक्सपोर्टर जो भी है वो ऑर्डर की बातें बहुत जल्दी सी बाजार में लीक भी नहीं करते और वो आम व्यापारी या किसानों के सामने आने से रोकते भी हैं। ये बाद में पता चलता है कि कितना ऑर्डर है और कैसा जा रहा है, एक्सपोर्ट डेटा देख के ही पता चल सकता है सर। तो जो माल मंडियों के अंदर अराइवल हो रहा है, क्या वो साथ के साथ कंज्यूम हो रहा है? क्या उस पर स्टॉकिस्ट अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं खरीदारी में? बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉकिस्ट अपना इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं और जितना भी सेलर माल बेचना चाहता है उतना माल चला भी जाता है और क्रेसिंग भी हो रही है। लेकिन क्रेसिंग जितनी डिमांड है उसकी पूर्ति ग्वार नहीं कर पा रहा, क्योंकि गम का जो पुराना स्टॉक है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। वो भी आगे की तेजी के लिए एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। कितना आप देखते हैं कि स्टॉक्स के अंदर में आपके पास में रिजर्व अवेलेबल हैं? पुराना जो ग्वार है वो लोगों के पास रखा है, क्या लगता है क्या आंकड़ा? क्योंकि जो मेरे पास में आंकड़ा है वो तकरीबन 1.25 करोड़ बैग से लेकर के और 1.5 करोड़ बैग के बीच में होना चाहिए, जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है। साल 2013-14 से लगातार जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका जो अब इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, पिछले 2-1 साल में हमने प्रोडक्शन कम देखी थी तो कैरी फॉरवर्ड से जो डिमांड थी वो कंज्यूम होती हुई दिखाई दी थी और वो स्टॉक्स अब घट करके तकरीबन 1.25 करोड़ बैग से लेकर के और 1.5 करोड़ बैग के बीच में है। आपके पास क्या डेटा? सर, इसका डेटा का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का गणना में लाना इसको बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन एक डेटा देख के ये चीज समझ में जरूर आती है कि 1.25 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ तक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड की पूर्ति होती है, इतना खपत में चला जाता है। और फसल का जो अनुमान होता है वो पिछले 2 साल से है, वो 60-70 लाख के करीब आ रहा है। तो कहीं न कहीं पुराना स्टॉक है वो जाहिर सी बात है कि वो कम होता नजर आ रहा है और धीरे धीरे जैसे व्यापारियों के पास, किसानों के पास आज से 1-2 साल पहले जितना स्टॉक था वो देखने में हमारे सामने आता था, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं स्टॉक तो कम हो रहा है और फ्यूचर के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। 18-19 के अंदर में आप प्रोडक्शन क्या अनुमान लगाते हैं, कितने लाख बोरी? 2018-19 में 60 से 70 लाख।
60 से 70 लाख बोरी का प्रोडक्शन हो जाएगा। जी। और पाकिस्तान का प्रोडक्शन क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान का प्रोडक्शन कह नहीं सकते कितना होता है, वहाँ की कोई स्पष्ट गणना हमारे सामने है नहीं। 25 एक लाख बोरी के आसपास का सालाना उसका प्रोडक्शन है। जी। तो क्या लगता है कि इस साल भी होगा? मानसून पे डिपेंड रहेगा सर, सब कुछ। सब कुछ मानसून के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। श्रीपाल जी के मुताबिक मानसून यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मानसून के ऊपर इस समय पर पूरा दारोमदार दिखाई देता है। श्रीपाल जी के मुताबिक अगर मानसून बेहतर आता है तो भी प्राइस यहां से फिसल सकते हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं, चूंकि जो अदर जो वेदर रिपोर्ट एजेंसीज हैं उनके मुताबिक एल नीनो का इंपैक्ट आएगा, देश में मानसून रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। 90% से लेकर के और 93-94% के आसपास मानसून अगर रहता है तो ग्वार की कीमतों को बड़ा सहारा मिलेगा और यहाँ पर ग्वार एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखला सकता है और देखते ही देखते 5,000 रुपए का स्तर भी पार कर सकता है। ऐसी संभावनाएं इस समय पर बाजार के अंदर दिखलाई दे रही हैं। बाजार इस समय पर अपनी आंखें जो हैं वो आईएमडी की रिपोर्ट के ऊपर गड़ाए हुए हैं। 3 बजे आईएमडी का डेटा रिलीज होगा। 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि आईएमडी इस समय पर क्या प्रदर्शित करने जा रहा है और इसका इंपैक्ट कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक देखने को मिल सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल ग्वार के प्राइजेस इस समय पर भी दबाव के अंदर दिखलाई दे रहे हैं। उसमें दबाव होने के चलते यहाँ पर जो बायर्स हैं एक बार थोड़ा सा रुक गए हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि इस समय पर बाजार क्या कह रहा है, इस समय पर मानसून क्या कह रहा है, इस समय पर स्टॉकिस्ट क्या कह रहा है। किसान भी यहाँ पर माल की अराइवल्स के ऊपर में थोड़ा सा ठहरे हुए हैं। वहीं अगर बात करें रिफाइंड सोया की, तो रिफाइंड सोया देखते ही देखते यहाँ पर ₹2.25 की जो रिकवरी है वो दिखला गया है, 722 रुपए के ऊपर चला गया है। और हाई की अगर हम बात करें इंट्राडे की तो 724 रुपए 80 पैसे का इसने हाई लगाया है। लो की बात करें 720 रुपए 80 पैसे का लो लगा करके इस समय पर 722 रुपए के ऊपर बना हुआ है। जो गिरावट इस समय पर हम 2 रुपए के आसपास की देख रहे थे वो गिरावट तकरीबन 60-70 पैसे की गिरावट रह गई है और 60-70 पैसे की गिरावट के साथ इस समय पर मई वायदा कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिफाइंड सोया में निचले स्तरों के ऊपर एक खरीदारी यहां पर जरूर दिखलाई दी है और जानकारों का ऐसा मानना है कि रिफाइंड सोया बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स यहां पर नजर आते हैं। और वहीं अगर मसालों की बात की जाए तो मसाला हल्दी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी यहां पर तकरीबन 130 रुपए के आसपास लुढ़क करके कारोबार कर रही है। 2% की एक बड़ी गिरावट हम हल्दी के कारोबार में देख रहे हैं। 6,470-72 रुपए का इस समय पर स्तर दिखलाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर में। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, चलिए एक नज़र इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी डाल लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स इस समय पर क्या कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इस समय पर कच्चा तेल क्या दिखला रहा है और इसके साथ साथ माफ कीजिएगा अदर कमोडिटीज़ किस तरीके से रिएक्ट करती हुई दिखलाई दे रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स यहां पर काफ़ी डंबाडोल होकर के कारोबार करती हुई दिखाई दी हैं। पिछले हफ्ते भी हमने सोने को अपसाइड जा करके और फिर से उसके अंदर एक बड़ी करेक्शन देखी। कच्चा तेल $63-64 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखलाई दिया। $64 के ऊपर से थोड़ा सा उसने भी करेक्शन दी थी, लेकिन इस समय पर स्थितियाँ क्या कहती हैं उसके ऊपर एक नज़र हम डाल लेते हैं। चूँकि शेयर बाज़ारों का भी इस समय पर हम काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस समय पर देख रहे हैं इन कमोडिटीज़ के ऊपर। बहरहाल कच्चा तेल $63.60 पर इस समय पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामूली सी करेक्शन है, यहाँ पर 25 सेंट के आसपास की गिरावट हम दर्ज कर रहे हैं। वहीं अगर सोने चांदी की बात की जाए तो सोने चांदी में आज एक बार फिर से हमने दबाव देखा है। चांदी $15 के नीचे कारोबार कर रही है, तो वहीं सोना अगर हम देखें तो सोने में $4 से ज़्यादा की गिरावट इस समय पर हम देख रहे हैं। $1290 के आसपास का कारोबार यहां पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस समय पर क्या करना चाहिए, क्या ट्रेंड लेना चाहिए और करेंसी बाजार इस समय पर क्या कहता है और उसका कितना इम्पैक्ट यहां पर दिखलाई देगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ रूपा मेहता फोन लाइन पर मौजूद है। रूपा, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा, मेरा पहला सवाल सीधा सोना चांदी, बीते सप्ताह हमने मोमेंटम देखा, $1300 के ऊपर बाजार गया, $1310 पर टिक नहीं पाया, वहां से फिर से फिसलन देखने को मिली।
तकरीबन तकरीबन $90 के आसपास बाजार आता है और वहां से फिर से एक खरीदारी देखने को मिलती है। इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट में $1290 के आसपास सोने का कारोबार। एक बार फिर से क्या लगता है, खरीदारी करनी चाहिए या नीचे में $1275 $1260 के आसपास सोना आ सकता है? चूंकि जो सेंट्रल बैंक्स की हमने बीते 3 महीने में एक अच्छी खासी खरीदारी देखी, उसने कहीं ना कहीं सोने और चांदी को पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ला दिया था। लेकिन एक बार फिर से चूंकि $1300 के ऊपर सोना टिक ही नहीं पा रहा है और $1300 के आसपास जब भी सोना जाता है वहां से फिर से हम एक इसमें मुनाफा वसूली देखते हैं, करेक्शन देखते हैं। अभी आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सोना चांदी? देखिए, जहां तक सोने और चांदी की बात है, अगर हम फंडामेंटल की तरफ देखें तो हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और टेक्निकल चार्ट भी शो कर रहे हैं कि अगर $1300 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तब इसमें एक बार फिर से हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। हाल फिलहाल में जो ये करेक्शन देख रहा है, इस करेक्शन में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में रहना चाहिए। और जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है, नीचे में $1280 के आसपास गोल्ड जो है वो सपोर्ट लेता हुआ हम देख सकते हैं। आज जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिल रहा है और $1290 के आसपास चल रहा है, तो इस गिरावट के अंदर हमें लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि आपको $5 से $10 की गिरावट और देखने को मिले, क्योंकि बाजार का जो माहौल है अभी करंट लेवल्स के ऊपर काफी सुस्त नजर आ रहा है और फिजिकल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है थोड़ी सी कम हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो नो डाउट सोने के अंदर अभी भी तेजी है। सभी फंडामेंटल आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक $1300 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक बाजार जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। डाउन साइड में 1280 से लेके 1300 की रेंज जो है वो एक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी को लंबे समय के लिए निवेश करना है तो बिल्कुल गोल्ड के अंदर बाइंग में आना चाहिए। जब भी कोई करेक्शन आती है तो वहां पर जो है अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। 10% 20% जो है अपनी बाइंग जो है वो लेनी चाहिए। तो हमें लगता है कि हर गिरावट के अंदर बाइंग करके चले। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो इंट्राडे के लिए अगर किसी को कॉल करना है तो वो सेल की कॉल ले सकता है। यहाँ से 50 से 100 रुपए का करेक्शन आज हम इंट्राडे में देख सकते हैं। जी, वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल पर आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि कच्चा तेल आज करीब MCX पर 1% के आसपास लुढ़का हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में 25 से 30 सेंट की यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो आपको कच्चे तेल में क्या लगता है? 4400 रुपये के आसपास के ये जो स्तर दिखलाई दे रहे हैं, क्या 4400 रुपये के आसपास ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है? क्या लगता है आपको इंटरनेशनल मार्केट $70 के आसपास जाएगा कच्चा तेल, या फिर यहाँ पर बिकवाली की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि बीते साल भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था, $76.80 पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा था, वहाँ से $42 का एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा डाउनफॉल हमने देखा और $42 से फिर से हम इसको अपसाइड मोमेंटम की तरफ देख रहे हैं। क्या अब जो लेवल्स दिखलाई दे रहे हैं बिकवाली के स्तर हैं, क्या एक बार फिर से हम इसको $50 के आसपास जाते हुए देखेंगे, या फिर अब आपको यहाँ से वापस से $70 $76 का स्तर दिखलाई देता है? क्योंकि इस समय ट्रेडर बड़ा कंफ्यूज है कि कच्चे तेल में खरीदारी करें या फिर बिकवाली करके चलें। देखिए, इन लेवल्स के ऊपर बिकवाली थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है वो काफी नीचे चल रहा है। अगर हम हाई देख के जो पीछे हाई लगे थे उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर के अंदर है मार्केट और निचले स्तरों से काफी हद तक रिकवर भी हुआ है। तो अभी जो है डाउन साइड ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रेंज बाउंड एक्टिविटी है, हमें लगता है कि नीचे में $62 से लेके $64 तक की रेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और हाल फिलहाल में जो ये लेवल्स चल रहे हैं, इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन की अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेनी हो तो वहां पर सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को लंबे अवधि के लिए निवेश करना है तो बिल्कुल हर डिप के ऊपर इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी 1 महीने का अगर हम आउटलुक लेके चलें तो कोई बहुत ज्यादा हम तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। $2 से $3 के बीच जो है बाजार घूमता हुआ हम देख सकते हैं। और अगर तेजी बनती है तो नीचे में $62.50 के आसपास बाजार आए तो वहां पर बाइंग लेकर चलिए। और ऊपर में फिर अगर $64 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है टेक्निकली तो ऊपर में फिर $68 का लेवल हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। आने वाले टाइम में हमें लगता है कि कच्चा तेल एक बार फिर से $68 का लेवल छू सकता है। $68 तक के लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और बेस मेटल्स में क्या स्ट्रेटेजी लेकर के चलना चाहिए?
देखिए बेस मेटल्स में अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रखना चाहिए, और स्पेशली कॉपर के अंदर हमें लगता है कि एक बार फिर से तेजी का रुझान हम देख सकते हैं। तो अगर आज की इंट्राडे की हम बात करें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर 448 के आसपास भाव मिले तो वहां पर बाइंग करना चाहिए। 445 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में हमें लग रहा है कि एक बार 452 का टारगेट जो है आज इंट्राडे के लिए हम देख सकते हैं। और फर्दर अगर हम 3 से 4 दिन की आउटलुक की बात करें तो 458 से लेकर 460 के लेवल हम कॉपर में देख सकते हैं। जी, तो कॉपर आपको हॉट पिक लगती है या कोई और दूसरा बेस मेटल भी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? निकल है, लेड है, एल्यूमिनियम है, क्या लगता है? देखिए अगर ओवरऑल बेस मेटल की बात करें तो इसमें कॉपर और निकल ये दोनों कमोडिटी हमें काफी अच्छी लग रही है बाइंग के लिए। निकल में हम एक बार फिर से उम्मीद करें कि 920 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अभी 900 के नीचे प्राइस कर रहा है, 898-99 के आसपास प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर डिप मिलती है 892 के आसपास भाव आते हैं तो वहां पर पोजीशन ले लेना चाहिए। 880 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में हमें लगता है कि 920 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता है तो अगेन 940 तक के लेवल जो है हम देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। रूपा के मुताबिक निकल और कॉपर यहाँ पर एक बेहतरीन हॉट कमोडिटी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकल में की जा सकती है, कॉपर में एक ख़रीदारी करके चला जाया जा सकता है, बढ़त यहाँ पर दिखलाई दे रही है। वहीं सोना भी थोड़ा बहुत यहाँ से अभी 100-150 रुपये की करेक्शन जरूर दिखला सकता है, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी दिखलाई दे सकती है। कच्चा तेल ऊपर में $68 के आसपास के स्तर दिखला सकता है। इस समय पर एमसीएक्स कहता क्या है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि 4400 रुपये के आसपास कच्चा तेल इस समय पर कारोबार करता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगर सोने और चांदी की बात करें तो उस पर भी एक नज़र हम दौड़ा सकते हैं कि सोना इस समय पर क्या कहता है और लेड इस समय पर क्या कहता है। अगर सोने की बात की जाए तो इस समय पर सोने में हम दबाव देख रहे हैं, चाहे वो घरेलू बाजार है चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, दोनों जगहों के ऊपर हमने सोने के कारोबार के अंदर एक दबाव देखा है। इंटरनेशनल मार्केट $5 की गिरावट के साथ $1290 पर इस समय पर कारोबार कर रही है। चांदी चूंकि $15 से नीचे फिसल गई है, एक बार फिर से $14.80 के आसपास कारोबार होता हुआ यहाँ पर भी दिखलाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा और माइनस ट्रेंड की तरफ आ गया है। 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट एमसीएक्स के ऊपर दिखलाई दे रही है, 125 रुपये की गिरावट है। 31,740 रुपये पर इस समय पर सोना कारोबार करता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें हम चांदी की, तो चांदी की कीमतों के अंदर जो गिरावट दिखलाई दे रही है, ऐसा लग रहा था कि चांदी एक बार फिर से 70-75 हज़ार रुपये के स्तर दिखला सकती है, लेकिन 37,000 रुपये के नीचे इस समय पर चांदी कारोबार कर रही है। 200 रुपये से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 36,980 रुपये पर इस समय पर कारोबार होता हुआ दिखलाई दे रहा है। मार्केट टाइम्स में फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।